द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि कम से कम एक शुरुआत की जाए, क्योंकि आपका पहला कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है, जिंदगी के मायने बदल सकता है। इसलिए हर दिन नई उम्मीदों, नए जोश, नए सपनों, नए संकल्पों के साथ और नए विश्वास के साथ करिए अपनी जिंदगी का आगाज। छाता बारिश को तो नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। इसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं अमृता चौरसिया। और चलिए प्रतिबिंब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हेलो इंडिया के सेगमेंट के आज खास हाइलाइट्स क्या हैं। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्य से जुड़ी खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। और इसके साथ ही हम डालेंगे आज की गतिविधियों पर नजर, साथ ही जानेंगे क्यों 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास भी। और इसके साथ ही होगा बहुत कुछ खास। तो प्रतिबिंब, अपने दर्शकों से हम यही कहेंगे कि अगले आधे घंटे आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। सबसे पहले देश से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वो मछलीपट्टनम में स्वर्गीय पिन्निन्ना मीनानी कोटेश्वर राव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और प्रजा मंदिराम अतकुर में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा वो प्रजा मंदिराम स्वर्ण भारत ट्रस्ट के चंद्रहास और शेष गिरिराव द्वारा संपादित पुस्तक नायू डामा ऐसे स्पीचेस एंड नोट्स एंड अदर्स का विमोचन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। मोदी आज गांधीनगर में विद्यालयों की कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे। ये केंद्र प्रतिवर्ष 500 करोड़ से अधिक आंकड़े जुटाता है और उनका गुणवत्तापूर्वक विश्लेषण करता है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा विश्लेषण के जरिए विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में वृद्धि करता है। सेना के शीर्ष कमांडर्स का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। सम्मेलन में भारतीय सैन्य शक्ति के लिए व्यापक स्तर पर विचार विमर्श और महत्वपूर्ण नीतियों को अंतिम रूप दिया जाता है। 5 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी सीमा की स्थिति, संपूर्ण परिदृश्य में खतरों का आकलन और इनसे निपटने की तैयारियों और क्षमता विकास पर चर्चा करेंगे। विचार विमर्श के दौरान सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास, स्वदेशी के माध्यम से आधुनिकीकरण और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव प्रमुख मुद्दे होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गुरुवार को सम्मेलन में वरिष्ठ कमांडर्स से मिलने और उनको संबोधित करने की संभावना है। गौरतलब है कि सैन्य कमांडरों का सम्मेलन साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 8 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी कोबिता जगन्नाथ और एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल आया है। इस यात्रा के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री 19 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बनाए जा रहे पारंपरिक वैश्विक औषधि केंद्र की आधारशिला रखे जाने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ 20 अप्रैल को गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वे भारत प्रवास के दौरान वाराणसी भी जाएंगे। उनकी ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंधों के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस आज से गुजरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मंगलवार को WHO महानिदेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। देश भर के सभी बैंक,
फॉरेक्स और सिक्योरिटी मार्केट आज से 10 के बजाय 9 बजे खुलेंगे। बैंकों को 1 घंटे पहले खोलने का निर्देश आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ने इस निर्देश के बाद बैंकिंग से जुड़े काम के लिए आम लोगों को 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को दिव्यांगजनों के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव का आह्वान किया और कहा कि ये सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को रोका जाए। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति नायडू ने बौद्धिक दिव्यांगजन और उनके परिवारों को सशक्त बनाने में संस्थान के काम की सराहना की। प्रौद्योगिकी से दिव्यांगजन अछूते न रहें, ये सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने देश में राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों से सुलभ स्मार्ट प्रौद्योगिकी से संबंधित अपने काम में तेजी लाने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मन की बात पर पत्रिका साझा की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि पिछले महीने के मन की बात पर ये एक दिलचस्प पत्रिका है जिसमें हमने कई विषयों जैसे कि भारत के निर्यात में बढ़ोतरी, आयुर्वेद, स्टार्टअप, जल संरक्षण और पारंपरिक मेलों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल को मन की बात के अगले संस्करण से जुड़ने का आग्रह भी किया है। और देश के बाद चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यों से जुड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर शनिवार शाम शोभा यात्रा पर पथराव के बाद भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अंसार समेत 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके अलावा 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। इलाके में फिलहाल तनावपूर्ण शांति का माहौल है। गृह मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर सीआरपीएफ और आरएएफ की 5 और कंपनियां भेज दी हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। मणिपुर की सत्ता में वापसी के 1 महीने के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल विस्तार के 1 दिन बाद बीरेन सिंह सोमवार यानी कि आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। संभावना ये जताई जा रही है कि मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के विभाग के बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव भी आज शाम को ही राज्य के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने अन्ना द्रमुक नेता टीटीवी दिनाकरन को पूछताछ के लिए 22 अप्रैल को पेश होने के लिए नया समन जारी किया है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें यह समन चुनाव आयोग के अधिकारियों को कथित रूप से घूस देने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा गया है। इस मामले में ईडी उनसे पूछताछ करेगी। दिनाकरन पर 2 पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह पर आयोग का फैसला अपने गुट के पक्ष में कराने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप है। स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पियों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने से जुड़े मंच हुनर हाट के 44वें संस्करण का सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार के तेजस कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले दिनों में 30,000 कुशल कार्यबल संयुक्त अरब अमीरात भेजा जाएगा। उद्घाटन करने के बाद ठाकुर ने कारीगरों और शिल्पकारों से अनुरोध किया कि वो अपने उत्पादों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, जिससे उन्हें अपने उत्पादों को विदेशी बाजारों में भेजने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुनर हाट वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है। असम में मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान का कहर अब तक 14 लोगों की जान ले चुका है। कई इलाकों में तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में लोगों ने जान गंवाई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बारिश और बिजली गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 14 पहुंच गई है। 15 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में आंधी तूफान और बारिश के बाद मौसम बिगड़ गया था। इस बीच मौसम विभाग ने असम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में भी भारी बारिश हो सकती है। कोरोना संक्रमण के देश में रविवार को मिले 1150 नए मरीजों में
815 सिर्फ दिल्ली एनसीआर के हैं। दिल्ली में ही 517 नए केस मिले हैं। एनसीआर में देश के 70% से ज्यादा मरीज हैं, तो वहीं दिल्ली में लोकनायक अस्पताल को कोरोना रोगियों के लिए रिजर्व किया गया है। यहां पर 250 बेड आरक्षित किए गए हैं। मणिपुर में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 227 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि भी हुई है। इस दौरान कोविड से कोई मृत्यु नहीं हुई है। राज्य में अब तक 1,35,019 लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 98.41% है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 57 है। ई ऑफिस पर फाइलों का निपटारा करने में जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य बन गया है। जी हां, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार ई ऑफिस के जरिए जवाबदेही और सार्वजनिक वितरण सेवा प्रणाली को बढ़ावा दे रही है। सभी विभागों में इससे प्रभावी और पारदर्शी कार्य प्रणाली को बढ़ावा मिल रहा है। ई ऑफिस के कार्यान्वयन में से फाइलों के निपटान की दर अब 96% के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। 305 विभाग अध्यक्ष अब ई ऑफिस पर हैं, जबकि सभी अधिकारियों के लिए ई फाइलें सुलभ है। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि जनवरी 2014 में अरविंद केजरीवाल ने स्वयं एक भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू की थी और दावा किया था कि इस नंबर पर हजारों फोन आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुछ नहीं कर रहे, केवल राजनीति कर रहे हैं। और मेघालय में कार सवार तमिलनाडु के टेबल टेनिस खिलाड़ी की दुर्घटना में मौत हो गई है। मेघालय के री भोई जिले में रविवार को एक सड़क हादसे में टेबल टेनिस खिलाड़ी दीन दयालन विश्वा की मृत्यु हो गई और तमिलनाडु के 3 अन्य खिलाड़ी घायल हो गए। ये दुर्घटना तब हुई जब उनकी टैक्सी 12 पहिया ट्रक से जाकर टकरा गई। तमिलनाडु राज्य के 4 खिलाड़ी 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए एक पर्यटक टैक्सी में गुवाहाटी हवाई अड्डे से शिलोंग जा रहे थे। और खबरें दुनिया भर से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विश्व बैंक और IMF की वार्षिक बैठकों के साथ साथ G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रविवार को अमेरिका रवाना हो गए। वित्त मंत्री सीतारमण इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। वो विश्व बैंक, IMF, G20 और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ आधिकारिक बैठक में हिस्सा भी लेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जेलेंस्की ने ये बात एक इंटरव्यू में कही। जेलेंस्की ने परमाणु हमले से पैदा होने वाले विकिरण से बचाव के लिए आवश्यक बंदोबस्त करने और दवाओं का इंतजाम करने के लिए कहा है। जेलेंस्की से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा जता चुके हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहली भारत यात्रा पर 21 अप्रैल को अहमदाबाद पहुंचेंगे। उनका यह दौरा भारत ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही मौजूदा वैश्विक भू राजनीतिक हालात में संतुलन कायम करने में अहम है। भारत के साथ कारोबारी संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में ब्रिटिश PM को बड़ी निवेश की घोषणाओं के साथ स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अहम करार होने के भी आसार हैं। पाकिस्तान ने युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान को भारत के मानवीय सहायता के तौर पर 50,000 मीट्रिक टन गेहूं तथा जीवन रक्षक दवाएं अटारी वाघा सीमा चौकी के जरिए भेजने की अवधि रविवार को 2 और महीने के लिए बढ़ा दी है। मानवीय सहायता के परिवहन के लिए दी गई समय अवधि 21 मार्च 2022 को समाप्त हो गई थी। विदेशी मुद्रा के गंभीर संकट से जूझ रहे श्रीलंका में सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को अमेरिका के लिए रवाना हो गया, जहां वो $4 अरब का राहत पैकेज पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बात करेगा। वहीं मदद मिलने तक श्रीलंका ने भारत को ब्रिजिंग फाइनेंस
उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। बता दें कि भारत की ओर से श्रीलंका को 2.4 अरब डॉलर की मदद लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में उपलब्ध कराई जा चुकी है। और अब बात आज की गतिविधियों पर डाल लेते हैं एक नजर। आज की गतिविधियों की अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आजादी @ 75 आजादी का अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। विजय IAS ने इसका आयोजन किया है। लोकसभा अध्यक्ष अशोक सिंघल वैदिक पुरस्कार में भी शामिल होने वाले हैं। राज्यसभा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर स्थायी समिति की बैठक होगी। लोकसभा रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति और सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की बैठक होगी। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक आज से शुरू होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र करेंगे। एशिया में तो प्रतिबिंब बहुत खास है आज का दिन भी, क्योंकि आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है। आपको बता दें कि एशिया में पहली जो ट्रेन है वो शनिवार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय रेल 16 अप्रैल 2022 से राष्ट्र की सेवा के गौरवशाली 170वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। जी हाँ, भारत में रेलवे की जो पहली यात्रा है उसे मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव, रेलवे सप्ताह और वर्ल्ड हेरिटेज डे के उपलक्ष्य में मध्य रेल CSMT यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर एक अद्वितीय लाइट और साउंड परफॉर्मेंस शो जो है वो प्रस्तुत किया गया है। जी हाँ, ब्रेक पर चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियों के साथ। बिल्कुल, आप इसका आनंद लीजिए और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। भारतवासी के हृदय में स्थान बनाकर राज करती है। आइए भारतीय रेलवे सोसाइटी का गठन करें, भवन भी अवश्य बनेगा। वाह! नवरस में 9 रसों का समागम, भाव और भावनाओं का अनुगम, जीवन धारा व्यक्त करती सुगम, हर स्पंदित अतुल्य अनुपम। आजादी का अमृत महोत्सव में इस बार देखिए देश के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती प्रदर्शनी। जानिए कैसी रही अमृत समागम की शुरुआत और होंगी झलकियां गुजरात के माधवपुर घेट गांव में आयोजित विशेष मेले की। तो देखिए कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव मेरे साथ सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। आजादी के बाद देश की पहली लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर थे। मराठी परिवार से संबंध रखने वाले जीवी मावलंकर का अधिकांश जीवन अहमदाबाद में गुजरा। दादा साहेब के नाम से मशहूर मावलंकर ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र में ऐसे मानदंड स्थापित किए जिनकी मिसाल आज दुनिया देती है। मावलंकर को लोकसभा के जनक की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। पहली लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर जीवी मावलंकर ने न सिर्फ संसद भवन में नियम और प्रक्रियाओं को पेश किया, बल्कि कई संशोधन भी वो लेकर के आए थे। सदन में प्रश्नकाल को नियमित जीवी मावलंकर ने किया, जिसके बाद जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही और बढ़ गई। काफी कड़ाई के साथ वो संसद भवन में मान मर्यादा का पालन करते थे और सांसदों से भी करवाते थे। सांसदों को शपथ दिलवाने की शुरुआत जीवी मावलंकर ने की थी। एक बार उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम लेने में मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो आप मुझे माफ कर देना। गुजरात में उन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिस दौरान 6 साल उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष के अलावा उनकी पहचान एक महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी है। उनके योगदान को देश कभी भी नहीं भूल सकता है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रतिबिंब हम जानते हैं कि इतिहास जो है वो हमारे वर्तमान को बनाता है, इसे गढ़ता है और भविष्य के लिए कई नई सीख देता है, नए रास्ते देता है, और इसलिए हम रोज करते हैं आज के इतिहास की बात और जानते हैं कि क्या जुड़ा है आज के इतिहास से जुड़ा हुआ इतिहास और क्यों है आज का दिन खास। 18 अप्रैल वर्ष 1859 में भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानायक तात्या टोपे को क्रांति में निर्णायक भूमिका निभाने पर फांसी की सजा दी गई। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। उन्होंने न सिर्फ 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, बल्कि पूरे देश में आजादी की चेतना का सूत्रपात किया। 1857 के महान विद्रोह में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो तात्या टोपे ने अंग्रेजों को कानपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कई युद्धों में रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया। 7 अप्रैल वर्ष 1859 में तात्या टोपे को ब्रिटिश सेनाओं द्वारा पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल को ही मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हजारों लोगों की उपस्थिति में खुले मैदान में फांसी पर लटका दिया गया। 18 अप्रैल वर्ष 1955 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का निधन हुआ। आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षता और सामान्य आपेक्षता के सिद्धांत सहित कई योगदान दिए। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का भी प्रकाशन किया। वर्ष 1999 में टाइम पत्रिका ने आइंस्टाइन को शताब्दी पुरुष घोषित किया। भारतीय महान गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी में विशेषकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज विश्व धरोहर दिवस है। हमारी अमूल्य धरोहरें हमारी संस्कृति और सभ्यता की परिचायक है। ये हमारे गौरवशाली इतिहास के जीवंत प्रमाण भी हैं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर भारत की धरोहर को संरक्षित करने का आह्वान किया है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि धरोहर प्रतिबिंब है गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और अनुपम विरासत की। वर्ल्ड हेरिटेज डे इन अमूल्य धरोहरों के प्रति नई जागरूकता उत्पन्न करता है। आज के दिन बच्चों और युवा पीढ़ी को इन धरोहरों को देखने के लिए प्रेरित करें। ये धरोहर संरक्षण की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध होगी। जी हाँ, आज का दिन बेहद खास है। आपको बता दें कि आज विश्व धरोहर दिवस है और प्रतिबिंब अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि आज के दिन की जो थीम है, यानी कि इस बार के वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम है क्लाइमेट एंड हेरिटेज। किसी भी राष्ट्र का इतिहास जो है उसके वर्तमान और भविष्य का आधार होता है और आज का दिन विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में मानव से जुड़ी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक चीजों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। भारत विश्व का प्राचीन देश है, जिसके कारण भारत ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में बहुत समृद्ध देश है। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ खास है आज के दिन। किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। जिस देश का इतिहास जितना गौरवमयी होगा, वैश्विक स्तर पर उसका स्थान भी उतना ही ऊंचा होगा। वैसे तो बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी इमारतें और लिखे गए साहित्य उन्हें हमेशा सजीव बनाए रखते हैं। किसी भी देश के लिए ये सभी चीजें उसकी धरोहर होती हैं। किसी भी देश की पहचान, वहाँ की सभ्यता की जानकारी इन धरोहरों से ही पता चलती है। इतिहास में कब, क्या, कहाँ घटित हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं घटनाओं, सभ्यताओं और इतिहास की संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से हर साल 18 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। अतीत के पन्नों को हमारी विरासत के तौर पर कहीं पुस्तकों तो कहीं इमारतों के रूप में संजो कर रखा गया है, लेकिन वक्त की मार के आके कई बार इन सब को बहुत नुकसान हुआ। दुनिया में कई अद्भुत निर्माण विरासत बनी हुई हैं, जो वक्त के साथ जर्जर होती जा रही हैं। उस निर्माण और स्वर्णिम इतिहास को बचाने के लिए विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है।
ICOMOS यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें इन धरोहरों के संरक्षण के लिए 18 अप्रैल का दिन चुना गया, जिसे प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी सभ्यता और इतिहास से भली भांति परिचित हो सके। इससे पहले 18 अप्रैल को विश्व स्मारक तथा पुरातत्व स्थल दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि पूरी दुनिया में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की पहल पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई, जो विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। ये संधि सन 1972 में लागू की गई। आज भारत रत्न और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता धोंडो केशव कर्वे की जयंती है। महिला शिक्षा और विधवा विवाह के पुरजोर समर्थक, प्रसिद्ध समाज सुधारक और भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई के संस्थापक भारत रत्न डॉक्टर धोंडे केशव कर्वे की जयंती के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट संदेश में कहा है, भारत रत्न से अलंकृत महर्षि डॉक्टर धोंडे केशव कर्वे जी की जयंती पर विनम्र अभिवादन। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। विधवा से विवाह कर वो स्वयं समाज के लिए उदाहरण भी बने। प्रखर समाज सुधारक के रूप में उनके उत्कृष्ट योगदान को देश सदैव याद रखेगा। और चलिए इसी के साथ अब नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 7 बजे माफ कीजिएगा, शाम को 7 बजे मुद्दा आपका और 7:30 बजे आजादी का अमृत महोत्सव। और इसी के साथ रात 8 बजे आप देख सकते हैं न्यूज बुलेटिन हिंदी में आज की खबर, और रात 8:30 बजे पर्सपेक्टिव। रात 9 बजे इंग्लिश न्यूज द न्यूज भी देखना ना भूलें, और 9:30 बजे इकोनॉमिक सूत्रा। प्रतिबिंब हाल ही में दिल्ली में द रविशंकर इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स 2022 का एक सफल आयोजन हुआ है। इस 2 दिन का जो आयोजन था, उसमें म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल महान संगीतज्ञ पंडित रविशंकर को समर्पित रहा है। जी हाँ, समर्पण के साथ साथ फेस्टिवल में देश के कई दिग्गज कलाकारों ने शिरकत कर पंडित जी को अपने अपने कलात्मक अंदाज में श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चलते चलते आपको हम छोड़ जाएंगे इसकी खास झलकियों के साथ, लेकिन ये बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि हेलो इंडिया में जो भी खबरें, पॉजिटिव स्टोरीज या आपके ज्ञान वर्धन से जुड़ी हुई खबरें दिखाई जा रही हैं, उसे आप संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। आप हमारी मोबाइल ऐप संसद टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मुझे और अमृता को दीजिए आज्ञा, लेकिन देखिए इस खास कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। नमस्कार। नमस्कार।